हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है गाइस, यह भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। सबसे पहले जानेंगे हम वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व का। इन्हीं दो कालों के बीच वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है गाइज। वैदिक सभ्यता का विकास इन दो कालों के बीच हुआ है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में। ठीक है, आर्य कहाँ से आए ये देखेंगे इसमें। माना जाता है आर्य आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे वो। ठीक है गाइज, इनके द्वारा विकसित की गई सभ्यता को ही हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण वेशभूषा थी। लोग गाँव में रहते थे, खेती करते थे। ठीक है गाइज, खेती करते थे, गाँव में रहते थे, पशुपालन करते थे। इसलिए वैदिक जीवन बहुत ही साधारण और प्राकृतिक था। आर्यों की लैंग्वेज थी, भाषा थी संस्कृत। संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे आर्य, और यही भाषा अपन को आगे चलकर साहित्य, धर्म और ज्ञान की भाषा बनी है संस्कृत, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपन के लिए। ठीक है गाइज, सिंधु सभ्यता के बाद नई संस्कृति का उदय हुआ था। ये सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति भारत में फैलनी शुरू हुई थी, उसे ये वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक है गाइज, और वैदिक समाज कैसा था? वैदिक समाज मुख्य रूप से ग्रामीण वेशभूषा वाला था, और कृषि का कार्य था उनका, और परिवार केंद्रित था। परिवारों का पालन पोषण वगैरह करते थे। पुरुष परिवार के मुखिया होते थे, और समाज में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। ठीक है गाइज, तो इसी तरह से अपन देखेंगे वैदिक सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में जो नई संस्कृति प्रकाश में आई, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय था ये। अगला पॉइंट है, वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। ठीक है, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी माना जाता है। यह सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी या नगरीय? तो ये कौन सी थी गाइस? ग्रामीण। ठीक है, अगला देखते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद नामक 4 वेदों को कहा जाता है। तो ये इसको कहा जाता है वैदिक संहिता। ठीक है, अगला है मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ऋग्वेद को। तो मानव जाति का प्रथम ग्रंथ कौन सा है गाइस? ऋग्वेद। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ये थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित था? यह है ऋग्वेद से संबंधित। जितने भी पॉइंट अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं गाइस, ये वैदिक सभ्यता से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा इन पॉइंट से ही पूछे जाते हैं, तो आप इन पॉइंट को मिस नहीं करें। ठीक है गाइस, अगला है लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता त्रयी या वेद त्रयी। ठीक है, अगला है आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 मंत्र हैं। इनमें कौन से 2 मंडल बाद में जोड़े गए हैं? तो इसमें प्रथम और 10वां मंडल जो कि बाद में जोड़े गए हैं गाइज। अगला है ऋग्वेद की रचना गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ ने की। तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो यह है विश्वामित्र। ठीक है गाइज, तो ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए। 8वें मंडल के रचनाकार किन 2 वंशों से संबंधित थे? तो वो थे गाइज कण्व और आंगिरस वंश से संबंधित थे। अगला है स्त्रियों ने भी वैदिक ऋचाओं की रचना की। इनमें से प्रमुख रचनाकार का क्या नाम था? तो लोपामुद्रा था इनका नाम। अगला पॉइंट है द्वितीय से सप्तम मंडल के मंत्र अधिकांशतः ऋषियों के एक ही परिवार द्वारा रचे गए, इसलिए इन मंडलों को क्या कहा जाता है? तो वंश मंडल कहा जाता है, क्योंकि एक ही परिवार के लोगों द्वारा रचे गए ये मंत्र, उसे वंश कहा जाता है। ठीक है, वंश मंडल। अगला है ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल है गाइस सोम देवता को। अगला पॉइंट है प्रोफेसर मैक्स मुलर के मुताबिक आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया में। ठीक है गाइस, तो मध्य एशिया से ही ये भारत में आए थे। अगला है ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन कई बार हुआ है, जबकि गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा जाता था? तो नदीमता कहा जाता था सरस्वती नदी को।
आगे अपन देखेंगे सारी नदियों के प्राचीन नाम, जिनको का क्या नाम था उनको देखेंगे एक साथ गाइस, ठीक है। अगला है ऋग्वेद में सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के मध्य के प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा गया। आर्य निवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है इसमें गाइज, वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है जिसमें एक देवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है? तो इसको कहा जाता है सूक्त। अगला है ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को क्या कहा गया है? तो इनको कहा गया है गाइस खिल। अगला पॉइंट है ऋग्वेद की किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई जाती है? तो ऋग्वेद की जैद अवेस्ता के साथ, ठीक है, समानता पाई गई है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। अगला है आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया था, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, ठीक है गाइस। अगला है ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विष का प्रधान विषपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है इसमें वैदिक सभ्यता में। अगला है राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख होते थे, ठीक है गाइस। अगला है सूत, रत्नकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। अगला पॉइंट है पुरप, जो कि दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो पुरप को दुर्गपति और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, ये इनकी पोस्ट रहती थी पहले। अगला पॉइंट है बाजपति किसे कहा जाता था? तो बाजपति होता था गोचर भूमि का अधिकारी होता था, ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है उग्र क्या है? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। अगला है सभा एवं समिति, जो कि राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था गाइस। अगला पॉइंट है इसमें युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। तो गविष्टि शब्द का प्रयोग गायों की खोज के लिए हुआ है। अगला पॉइंट है इसमें 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था, ठीक है गाइस। तो रावी नदी का प्राचीन नाम है परुषणी। अगला पॉइंट है इसमें ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे, ठीक है गाइस। तो चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है ब्राह्मण क्या परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे, ठीक है गाइस। तो ऋग्वेद में उपनिषदों की संख्या कितनी है? टोटल 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांग की संख्या 6 है गाइस। तो इनको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इनको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, ठीक है गाइस, जिसे कुलप कहा जाता है। अगला पॉइंट है स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, ठीक है गाइस। और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था उस समय। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, ठीक है गाइस। तो ये प्रथा तब से ही चली आ रही है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस था, ठीक है, यह वनस्पति से बनाया जाता था, नेचुरल। अगला पॉइंट है आर्य मुख्यतः 3 प्रकार की वस्त्रों का उपयोग करते थे, बास, अधिवास और उष्णीस, ठीक है गाइस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीबी कहा जाता था। अगला पॉइंट है आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत और रथ दौड़। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। अगला पॉइंट है गाय को अध्यान मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था और गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने की व्यवस्था की गई है।
वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकालने की का दंड था। तो गाय को अध्यान्ह मारे, ठीक है गाइज, और जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था, और गाय की हत्या करने वाले या उसको घायल करने वाले को मृत्युदंड या देश से निकालने की व्यवस्था थी उस समय। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, ठीक है गाइज। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। अगला पॉइंट है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। अगला पॉइंट है, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है गाइज। अगला पॉइंट है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंकनोट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ये पॉइंट अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, ठीक है गाइस। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार या आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है गाइस। अगला पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है, ठीक है गाइज। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट है गाइज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। भारतीय शासन का प्रतीक सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है गाइज मुंडकोपनिषद से, ठीक है गाइज। अगला पॉइंट है, गायत्री मंत्र सब्रती नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। अगला पॉइंट है, महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, जो यह सबसे बड़ा महाकाव्य है विश्व का गाइस, महाभारत, जिसका पुराना नाम है जय संहिता। अगला है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला पॉइंट है, उपनिषदों को वेदांत या वेदों का अंत भी कहा जाता है। इनकी संख्या लगभग 108 है। अगला पॉइंट है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है या हुई है? तो ये हुई है गाइज सामवेद से। अगला है, आरण्यक में दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। इस साहित्य में किस तरह के गुणों पर बल दिया गया है? तो ये दिया गया है गाइस नैतिक गुणों पर बल दिया गया है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र वर्षा के नियंत्रक देवता माने जाते हैं। उनको कई किलों पुरों को नष्ट करने के कारण किस अन्य नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है गाइस पुरंदर के नाम से। अगला पॉइंट है, वृत्र की हत्या करने की वजह से इंद्र को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है वृत्रहन, ठीक है गाइज। अगला है, प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी, आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी देवता। सूर्य, धौष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य आदि कौन से देवता है? ये है आकाश देवता, ठीक है गाइज। और पृथ्वी देवता के देख लेते हैं, इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य आदि अंतरिक्ष देवता है। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति आदि क्या है? पृथ्वी देवता है, ठीक है गाइस। तो इनको देख सकते हो। वैसे तो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ऋग्वैदिक काल में संसार के प्राकृतिक नियमों का रक्षक, ऋतुओं का राजा आदि किसे कहा जाता है? वरुण को, ठीक है गाइस। अगला है, किसको पेय पदार्थ का देवता माना गया है? तो ये माना गया है सोम को। अगला पॉइंट है, वह महत्वपूर्ण देवता कौन थे जिनको देवताओं का पुरोहित तथा मनुष्यों एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ माना जाता था? तो यह है अग्नि, ठीक है गाइस। आर्य अग्नि को की आराधना करते थे, आर्य, ठीक है गाइस। तो अग्नि को माना जाता है पुरोहित तथा मनुष्य के एवं देवताओं के बीच का मध्यस्थ माना जाता है अग्नि को। अगला पॉइंट है, नौवें मंडल के श्लोक मुख्यतः किस देवता को समर्पित थे? तो ये थे सोम देवता को। अगला पॉइंट है, वैदिक काल के लोगों
को जौ, गेहूँ, चावल जैसी फसलों का ज्ञान था। क्या वे तंबाकू के बारे में भी जानते थे? तो वो तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे गाइस, ठीक है। अगला है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ, चावल, गेहूँ, जो कि अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अभी। अगला पॉइंट है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था बलि। अगला पॉइंट है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम में गाइस सबसे पहले आता है ब्रह्मचार्य आश्रम, उसके बाद में गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, ठीक है गाइस। यह है आरोही क्रम, ठीक है, मनुष्य के जीवन का। अगला पॉइंट है कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति, ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? तो ये गंधर्व विवाह था जो प्रेम विवाह के नाम से जाना था वैदिक काल में। अगला पॉइंट है वैदिक युग में क्या विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी? तो हाँ, कर सकती थी, ये इसका आंसर है गाइस। अगला पॉइंट है किस काल में जनता मुख्यतः बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी? तो ये ऋग्वैदिक काल में। तो अपन बात कर रहे थे गाइस वैदिक नदियाँ और जो भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उनका प्राचीन नाम क्या है। तो यहाँ पे एक साथ देखेंगे नदियों के प्राचीन नाम, ठीक है गाइस। देख लेते हैं सतलज, जिसका पुराना नाम है शतुद्री, ठीक है गाइस। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको याद रखिए। गोमल नदी का प्राचीन नाम है गोमती। चेनाब नदी का प्राचीन नाम है असिकनी, ठीक है गाइस। और घग्गर नदी का प्राचीन नाम है द्रष्टद्वती, ठीक है गाइस। और गोमती नदी का प्राचीन नाम कोमल है गाइस, अभी इसको गोमती नदी के नाम से जाना जाता है तो इसको ऐसे याद रखिएगा। और सतलज नदी का है शतुद्री, चेनाब नदी का है अस्सिकनी, घग्गर नदी का है त्रसद्वती, गंडक नदी का है सदानीरा, रावी नदी का है परुष्णी, झेलम नदी का है वितस्ता, ब्यास नदी का है बिपाशा, काबुल नदी का है कुंभा, सिंध नदी का है सिंधु, ठीक है गाइस। और स्वात नदी का है सुवस्तु, ठीक है। तो ये थे जितनी भी नदियाँ हैं उनके प्राचीन नाम जो कि आपको इस में वीडियो में डिस्कस किए गए हैं गाइस। तो ये था अपना वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से जितने भी फैक्ट थे इम्पोर्टेंट वो अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं गाइस, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक करें, ठीक है गाइस। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ठीक है गाइस, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, ठीक है गाइस। और ये था वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे अपन जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये हिस्ट्री का, ठीक है गाइस। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ था, ठीक है। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ था, ये होगा अपना नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री का, ठीक है गाइस। ऐसे एक एक टॉपिक अपन कवर करेंगे, तो आप बने रहिए और जुड़े रहिए अपने चैनल से, ठीक है गाइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।